औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे और भरपूर तरीके से इकनॉमिक्स की तैयारी कर रहे होंगे। अच्छा, आज हम लोगों ने क्या पढ़ना है? आज हम लोगों ने पढ़ना है पहले बच्चों नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन, यानी कि ऐसा कौन सा पॉइंट है जहाँ पे हम नेशनल इनकम को डिटरमिन कर सकते हैं, या आपने बचपन में पढ़ा था पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो इस टॉपिक का नाम इट कैन बी नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन, या आप इसको कह सकते हैं इट इज़ नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम। और इसका एक तीसरा नाम भी होता है दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम। तो ये टॉपिक किसी भी नाम से पूछा जाए एमसीक्यूज़ के अंदर तो आप बआसानी उसको बता सकते हैं। ये एक ही टॉपिक के तीन नाम हैं। हमने डिटरमिन करना है पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। आपको याद होगा जब आप बच्चे थे, जब आप लोग माइक्रो पढ़ रहे थे, तो ऐसा पॉइंट जहाँ पे डिमांड सप्लाई के इक्वल होती थी, माइक्रो में यही पढ़ा था ना कि ऐसा पॉइंट जहाँ पे डिमांड सप्लाई के इक्वल हो जाए वो था हमारा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। और जब हम लोगों ने बात करनी है नेशनल इनकम की तो कुछ चेंज नहीं है। आप लोगों ने अज्यूम करके पढ़ना है कि ये सारी बातें आपको ऑलरेडी पता है, जहाँ जहाँ पे चेंज होगी बताऊंगा, मगर ब्रॉड कॉन्सेप्ट वही है। यहाँ पे भी जो हमारा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है वो है एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। तो बस डिमांड सप्लाई के साथ आपने एक वर्ड ऐड कर दिया ए स्टैंड्स फॉर एग्रीगेट। ए इज एग्रीगेट। तो जब आपने एग्रीगेट डिमांड को इक्वल कर दिया है एग्रीगेट सप्लाई के, तो यहां पे हम कहेंगे कि ये पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम आपने अचीव कर लिया है। आपने पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम इन मैक्रो इकोनॉमिक्स अचीव कर लिया। तो आइए स्टार्ट करते हैं ये डिबेट, ये हमारी डिस्कशन। सबसे पहला तरीका जो आप इस्तेमाल करते हैं, अच्छा अब हम लोगों ने चैप्टर कौन सा कवर करना है? 6, और 6 के साथ 7 का लास्ट टॉपिक। तो सबसे जो पहला तरीका है दैट इज फॉर्मली कॉल्ड एज, इसको हम प्यार से कहते हैं, इट इज नियो क्लासिकल मेथड। नियो NEO, नियो क्लासिकल मेथड, जिससे हमने ये बताना है, ये साबित करना है कि भाई एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। ये नियो क्लासिकल शॉर्ट रन में भी होगा और लॉन्ग रन में भी होगा। शॉर्ट रन में भी होगा और लॉन्ग रन में भी होगा। इसका मतलब है कि शॉर्ट रन के अंदर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई, और लॉन्ग रन के अंदर भी एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। अगर आपने इसको डिफरेंशिएट करना है तो आप साथ शॉर्ट रन लिखते हैं और यहाँ पे आप लॉन्ग रन लिखते हैं। तो शॉर्ट रन एग्रीगेट डिमांड, शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई, लॉन्ग रन एग्रीगेटेड डिमांड और लॉन्ग रन एग्रीगेटेड सप्लाई।
एक पॉइंट जो कि आपको पता होना चाहिए कि नियो क्लासिकल अप्रोच में इन दोनों में फ़र्क नहीं है। यानी कि आप ये रूल लिख सकते हैं कि नियो क्लासिकल के अंदर शॉर्ट रन एग्रीगेटेड डिमांड इज इक्वल टू लॉन्ग रन एग्रीगेटेड डिमांड। यानी कि ये और ये दोनों सेम है, शॉर्ट रन भी सेम है और लॉन्ग रन भी सेम है। यानी कि ये एक ही तरीके से बनाए जाते हैं। वही बचपन में आपने पढ़ा था डाउनवर्ड स्लोपिंग, ये होते हैं डाउनवर्ड स्लोपिंग। यहां पर आप ले लेते हैं रियल नेशनल आउटपुट, यहां पे भी आप ले लेंगे रियल नेशनल आउटपुट, और अलोंग वाई एक्सिस हम लेते हैं प्राइस लेवल को। तो आपको याद होना चाहिए कि हमने माइक्रो के अंदर भी यही पढ़ा था कि जनाब एग्रीगेट डिमांड प्राइस में और क्वांटिटी में इनवर्स रिलेशन है। तो यहाँ पे बस आपने क्वांटिटी को रिप्लेस कर दिया है नेशनल इनकम के साथ, या आप इसको एम्प्लॉयमेंट के साथ भी डिटरमिन कर सकते हैं। तो एक और रूल लिख देता हूँ, क्वांटिटी जो माइक्रो में पड़ी थी उसको बस रिप्लेस कर देना है रियल नेशनल आउटपुट से। क्वांटिटी शुड बी रिप्लेस्ड बाय रियल नेशनल आउटपुट। तो ऐसा पॉइंट जहां पे एग्रीगेटेड डिमांड इक्वल होगा एग्रीगेटेड सप्लाई के, वहां पे मेरा इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा। चलें, जब हमने बनाना शुरू कर ही दिया तो आपको इन दोनों की भी शक्ल बता देता हूं। जो हमारा शॉर्ट रन एग्रीगेटेड सप्लाई है, जो हमारा शॉर्ट रन एग्रीगेटेड सप्लाई है, वो वैसे ही होगा जैसे आपने बचपन में पढ़ा था, अपवर्ड स्लोपिंग, पॉजिटिव स्लोपिंग। अपवर्ड स्लोपिंग कह लें या उसको पॉजिटिव स्लोपिंग कह सकते हैं। और जो लॉन्ग रन में है, जो लॉन्ग रन में बनेगा वो बनेगा ऐसे वर्टिकल, वो बनेगा वर्टिकल। तो यहाँ पे भी हम लोग वही रियल नेशनल आउटपुट और इधर प्राइस, रियल नेशनल आउटपुट और इधर हम लोग प्राइस ले रहे होते हैं। तो बिल्कुल वही कहानी है जो हम लोगों ने डिमांड सप्लाई में पढ़ी थी। पहला रूल क्या है इन नियो क्लासिकल अप्रोच के SRAD, यानी कि जो एग्रीगेट डिमांड है, शॉर्ट रन का हो या लॉन्ग रन का हो, ये सेम बनेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। और शॉर्ट रन एग्रीगेटेड सप्लाई बिल्कुल वैसे ही है जैसे वहाँ पे बनाया था पॉजिटिव स्लोपिंग। और लॉन्ग रन में ये बनेगा वर्टिकल, वर्टिकल, यानी कि प्राइस की चेंज से मेरे इस आउटपुट के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आने वाला। प्राइस की चेंज से कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। इसका मतलब है कि यहाँ पे ये हो जाएगी ज़ीरो, यहाँ पे क्या हो जाएगी ज़ीरो। ठीक, फिर चूंकि हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट, तो एक बात आपको मज़ीद पता होनी चाहिए कि वी आर डीलिंग इन
टू सेक्टर इकोनॉमी, हम कहाँ पे मौजूद हैं? टू सेक्टर इकोनॉमी के अंदर। और टू सेक्टर इकोनॉमी में हमारे पास एक तरफ फर्म्स होती हैं और एक तरफ मेरे पास होता है हाउस होल्ड। तो एक तरफ फर्म है और एक तरफ है मेरे पास हाउस होल्ड। और इनके अलावा हम लोग ये भी देखते हैं कि जितनी लीकेजेस हैं वो इक्वल होनी चाहिए इन जंक्शंस के, यानी कि दोनों ही निल होनी चाहिए, दोनों ही निल होनी चाहिए। तो ये एक मोटी मोटी कहानी है इस पूरे चैप्टर की। मैं चाहूँगा कि अगर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें तो फिर इसके बाद हम कहानी को अगले एरिया में दाखिल करें। अभी हम सिर्फ नियो क्लासिकल अप्रोच की बात करें। इट इज़ वन ऑफ द अप्रोचेस। तो ये यहाँ लिख देता हूँ, ये अप्रोच नंबर 1 है, ये अप्रोच नंबर 1 है। तो हम उसकी तस्वीर ले लें, तो आप लोग यहाँ इसका स्क्रीनशॉट ले लें, तो दैट वुड बी मोर हेल्पफुल फॉर यू। जी, अब आगे चलते हैं और अब शुरू करते हैं एग्रीगेट डिमांड। अब बारी बारी हम लोग डिस्कस करते हैं तमाम कंपोनेंट्स को। तो पहला कंपोनेंट है मेरे पास एग्रीगेट डिमांड। सर एग्रीगेट डिमांड यहाँ पे किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगा? वही फैक्टर्स जो कि जीडीपी के थे, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। ये बिल्कुल वही फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर आपने डिटरमिन किया था जीडीपी। तो यू कैन से कि जीडीपी इज इक्वल टू योर एग्रीगेट डिमांड। और इसका जो कर्व बनेगा वो बनेगा डाउनवर्ड स्लोपिंग। जो कर्व आएगा मेरे सामने वो वही आएगा। ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन हो गया, ये आउटपुट हो गई, ये मेरे पास प्राइस लेवल आ गया। तो वंस अगेन वही रिश्ता कि प्राइस के बढ़ने से क्वांटिटी कम हो रही है, यानी कि आप कह सकते हैं कि प्राइस के बढ़ने से आउटपुट कम हो रहा है। प्राइस बढ़ रही है तो आउटपुट नीचे जा रहा है, अगर प्राइस कम हो रही है तो आउटपुट ऊपर की तरफ आपको होता नजर आएगा। ये इनवर्स रिलेशन है। दिस इज अ इनवर्स रिलेशन। बिल्कुल वही बात है। तो आप इसको एवं ये भी कह सकते हैं कि इट इज जस्ट लाइक अ रेगुलर डिमांड कर्व। It is just like a regular demand curve. फिर आपको अगर याद हो तो डिमांड कर्व हो या सप्लाई कर्व हो, हमने देखा था कि इसमें अगर रद्दो बदल करना हो तो कैसे कैसे पॉसिबल है। जिस तरह यहाँ पे मूवमेंट अलोंग द लाइन हुई थी, प्राइस बढ़ गई थी। ये P1 से P2 पे जब प्राइस गई है, जब प्राइस P1 से P2 पे गई है
तो हमने मूवमेंट अलोंग द स्लोप की है, ये होती है प्राइस की वजह से चेंज। तो हमने ये भी देखा था कि एक तो ये चेंज होती है, दूसरा एक कॉन्सेप्ट था शिफ्ट का, शिफ्ट इन डिमांड कर्व। शिफ्ट इन डिमांड कर्व वो क्या होता था, वो ये होता था कि आप प्राइस की वजह से नहीं, बल्कि अगर कोई और वजह है प्राइस से हट के, अगर कोई और डिटर्मिनेंट्स हैं, फैक्टर्स हैं, फीचर्स हैं, इसकी वजह से अगर ये एग्रीगेट डिमांड बढ़ रहा है, बाहर को जा रहा है, बढ़ रहा है, तो हम लोग कहते थे कि ये आउटवर्ड शिफ्ट है, ये राइज है। और अगर अंदर को आ रहा है तो ये इनवर्ड शिफ्ट है। ये क्या है, ये इनवर्ड शिफ्ट है और ये फॉल है इन डिमांड कर्व। तो सब कुछ सेम है यहाँ पे भी, सब कुछ सेम है यहाँ पे भी। यहाँ पे भी ऐसे ही बाहर को जा रहा होगा और ऐसे ही अंदर को आ रहा होगा, डिपेंडिंग अपॉन द डिटर्मिनेंट्स, डिपेंडिंग अपॉन द डिटर्मिनेंट्स। ये कौन से हैं, अभी हम लोगों ने देखा यही तो फैक्टर्स हैं। C है, I है, G है, X है और M है। C क्या है, कंज्यूमर स्पेंडिंग, कंज्यूमर का खर्चा। I is basically investment. G is government spending. X is exports and M is my imports. तो C plus I plus G और X minus M। आइए देखते हैं कि कब और कैसे इनको चेंज करने से मेरे कर्व को इम्पैक्ट पड़ेगा। लेट्स से मैं आपसे कहता हूं कि कंज्यूमर के पास ज़्यादा इनकम आ गई है, कंज्यूमर हैज़ मोर इनकम, जिससे उसकी स्पेंडिंग बढ़ गई है। तो ज़रा सोच के बताइए, ये कर्व आउटवर्ड शिफ्ट होना चाहिए या इनवर्ड शिफ्ट होगा? जब ज़्यादा पैसा आ रहा है तो ख़र्चा भी ज़्यादा होगा, दिल भी ज़्यादा करेगा। तो अगर इकोनॉमी में स्पेंडिंग ज़्यादा है, अगर मेरा C बढ़ रहा है तो ये आउटवर्ड की तरफ जाएगा, ये आउटवर्ड की तरफ जाएगा, बाहर को मूव करेगा, ये बाहर को मूव करेगा। ये इसी तरह जनाब मैं आपसे कहता हूं कि फर्म्स डूइंग मोर इन्वेस्टमेंट, फर्म ज़्यादा इन्वेस्ट करना शुरू हो गई हैं। इसका मतलब है कि अगेन ये बाहर की तरफ निकलेगा, डिमांड बढ़ जाएगी ना, डिमांड बड़ी होगी तो फर्म्स कूदेंगी, तो ये भी बाहर की तरफ जा रहा है। तीसरा, लेट्स से गवर्नमेंट स्पेंडिंग मोर,
गवर्नमेंट ज़्यादा स्पेंड कर रही है, तो यहाँ पे भी जो शिफ्ट आएगा वो आउटवर्ड ही नज़र आएगा हमें। इसी तरह आई से इन द पॉइंट 4 कि एक्सपोर्ट्स इंक्रीज हो रही हैं, और पॉइंट 5 को भी साथ ही कर लेते हैं, इंपोर्ट्स डिक्रीज हो रही हैं। यानी कि हम तो बाहर माल बेच रहे हैं मगर बाहर से माल ले नहीं रहे हैं, तो इसका भी आउटवर्ड इम्पैक्ट आएगा, और इसका भी जो इम्पैक्ट आएगा वो आउटवर्ड आएगा। अगर आप लोग गौर करें ना इस फॉर्मूले पे, तो जहां जहां पे पॉजिटिव लगा हुआ है, पॉजिटिव सी, पॉजिटिव आई, पॉजिटिव जी, पॉजिटिव एक्स, नेगेटिव एम, नेगेटिव एम से मुराद है कि मुझे इंपोर्ट्स कम करनी पड़ेंगी तभी आउटवर्ड जाएगा। तो यही तो रीजंस हैं इसको बाहर की तरफ शिफ्ट कराने के लिए, कि सी बढ़ जाए, आई बढ़ जाए, जी बढ़ जाए, एक्स बढ़ जाए, और एम अगर मेरा कम हो जाए, या अगर मैं इसको नेट कर दूं तो मैं कहूँगा कि मेरा नेट एक्सपोर्ट अगर बढ़ गया, इसको अगर मैं कहूँ नेट एक्सपोर्ट ज़्यादा है, तो इसका मतलब यही है कि जो कर्व है वो मेरा बाहर की तरफ जा रहा है, कर्व मेरा आउटवर्ड स्लोपिंग है, डिमांड मेरी मार्केट में बढ़ चुकी है, कर्व आउटवर्ड शिफ्ट हो रहा है और डिमांड मेरी मार्केट के अंदर इंक्रीज हो चुकी है। दिस इज नियो क्लासिकल थ्योरी, दिस इज नियो क्लासिकल थ्योरी। इसका भी एक स्क्रीनशॉट अगर हम लोग ले लें, आप भी ले लें, हम भी इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, ताकि आपके लिए फिर से ये चीज़ काम आ जाए। और हमने 1 पेज के ऊपर न्यू क्लासिकल का जो एग्रीगेट डिमांड का इम्पैक्ट है वो देख लिया है। याद रखिएगा, शॉर्ट रन इक्वल है लॉन्ग रन के। हम इसको दोबारा अलग से लॉन्ग रन के टाइम पे नहीं बनाएंगे, ये सेम ऐसे ही बनेगा। अब बात करते हैं एग्रीगेट सप्लाई की। लेट्स टॉक अबाउट एग्रीगेट सप्लाई। एक काम करते हैं, बीच में एक लाइन लगाते हैं और यहाँ बनाएंगे शॉर्ट रन, यहाँ बनाएंगे लॉन्ग रन। ताकि आप दोनों को कंपैरिजन के साथ देख सकें। ओके, शॉर्ट रन। शॉर्ट रन क्या होता है? जहां पे एक फैक्टर फिक्स है, बाकी वेरिएबल है। बाकी क्या है? वेरिएबल है। तो प्यारे बच्चों, इसकी वही पॉजिटिव स्लोप बननी है जिस तरह हम लोगों ने इससे पहले ड्रॉ की थी। तो शॉर्ट रन के केस में वही पॉजिटिव स्लोप है, यानी कि जैसे ही प्राइस बढ़ेगी आउटपुट बढ़ जाएगा, जैसे ही प्राइस बढ़ेगी आउटपुट बढ़ जाएगा, और जैसे ही प्राइस कम होगी आउटपुट भी कम हो जाएगा। और अगर प्राइस की मूवमेंट की वजह से चेंज है तो हम इसको शिफ्ट नहीं कहेंगे। ये जो इस पॉइंट से इस पॉइंट पे और फिर वापस इस पॉइंट पे आया है, ये जो मूवमेंट अलोंग द लाइन हो रही है, ये जो मूवमेंट ऑन लाइन है, ये क्यों हो रही है? बिकॉज ऑफ चेंज इन प्राइस। इट इज बिकॉज ऑफ चेंज इन प्राइस।
मगर लॉन्ग रन में कुछ और होता है। लॉन्ग रन में वो कहता है कि बिल्कुल वर्टिकल बनेगा, जिसमें हम कहेंगे कि इसकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ज़ीरो है, ज़ीरो है, इन्फिनिटी नहीं है। ये कैसे निकाली होगी हम लोगों ने? परसेंटेज चेंज इन आउटपुट ओवर परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो अगर ये अपनी जगह से नहीं हिल रहा, इसका चेंज नहीं आ रहा है, इसको ज़ीरो कर दें, नीचे को चेंज कर देते हैं, लेट्स से 50 का चेंज है, तो इट वुड बी ज़ीरो, इट वुड बी ज़ीरो। तो ये आउटपुट ले लेते हैं और यहाँ पे हम कहते हैं कि यहाँ पे हम लोग कहते हैं कि प्राइस है। अब लॉन्ग रन के अंदर भी जो प्राइस के चेंज होने से चेंज उठ रहा है, इससे ये कर्व शिफ्ट नहीं कर रहा, ये भी क्या है? मूवमेंट अलोंग द लाइन, ये भी मूवमेंट अलोंग द लाइन हो रही है। मगर क्या एग्रीगेट सप्लाई शिफ्ट होता है? जस्ट लाइक माइक्रो, यस, देर आर सर्टन फैक्टर्स फॉर शिफ्टिंग ऑफ शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व। तो यहाँ पे बिल्कुल फैक्टर्स अवेलेबल हैं। कौन से हैं और क्या मूवमेंट है, पहले डिस्कस कर लेते हैं। अगर तो ये कर्व राइट साइड पे मूव हो रहा है, इस तरफ जा रहा है, ऐसे हो गया, इट मीन्स कि ये इंक्रीज है। और अगर ये अंदर को गया है, उसको दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं। अगर तो ये अंदर को गया है, इट मीन्स कि ये डिक्रीज है। तो आउटवर्ड है तो पॉजिटिव होगा, इनवर्ड है तो नेगेटिव होगा। ये बाहर को जा रहा है और ये अंदर को आ रहा है। आइए देखते हैं इसके फैक्टर्स क्या क्या थे। नंबर 1, मैं आपसे कहता हूं कि लेबर की प्राइस बढ़ गई है, लेबर की प्राइस बढ़ गई है। जब लेबर की प्राइस बढ़ेगी, इसका मतलब है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी, सप्लायर के लिए या फर्म्स के लिए सामान देना ज़्यादा मार्केट बेनिफिशियल नहीं होगा। इसका मतलब है कि ये डाउनवर्ड की तरफ जाएगा, बैकवर्ड की तरफ जाएगा, ये डाउनवर्ड स्लोप बनेगा। दूसरा, कैपिटल बढ़ गया है, प्राइस ऑफ कैपिटल हैज़ इंक्रीज्ड, सेम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई और ये भी डाउनवर्ड स्लोप है, ये भी डाउनवर्ड स्लोप है। और अगर मैं आपसे कहूं कि ओवरऑल कॉस्ट बढ़ गई है, तो वंस अगेन it shows the increase in cost of production and there is again a downward slope. चले, लेबर है ज़्यादा एफिशिएंट हो गई है, लेबर की एफिशिएंसी बढ़ गई है। इसका मतलब है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन गिरेगी। इसका मतलब है कि अब ये डाउनवर्ड नहीं है, अब ये अपवर्ड स्लोप बनेगा।
अब इसका स्लोप क्या बनेगा, अपवर्ड बन जाएगा। मैं कहता हूं कि गवर्नमेंट ने टैक्सेस ऐड कर दें, टैक्स लगा देंगे, कॉस्ट बढ़ जाएगी, कॉस्ट बढ़ जाएगी तो डाउनवर्ड स्लोपिंग आ जाएगी। और अगर इसका उलट हो जाए, सब्सिडी लगा दे, इट मीन्स कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है, इट मीन्स के फ़ायदा है, स्लोप अपवर्ड की तरफ मूव हो गया। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि आप इसके साथ एक्सप्लेन कर सकते हैं जब हम लोगों ने बात करनी है शॉर्ट रन की। अच्छा, शॉर्ट रन में ना याद रखिएगा, शॉर्ट रन क्यों है, दो रीज़न है। एक, वन फैक्टर इज फिक्स्ड, अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन 100% यूटिलाइज नहीं हो रहे। जो FOP है वो 100% मेरा यूटिलाइज नहीं हो रहा। अब आते हैं लॉन्ग रन में, और लॉन्ग रन में कॉन्सेप्ट आएगा फुल एम्प्लॉयमेंट का, यानी कि 100% रिसोर्सेज ऑप्टिमाइज्ड यूज हो रहे हैं। शॉर्ट रन में नो फुल एम्प्लॉयमेंट, नो फुल एम्प्लॉयमेंट, मगर यहां पे लॉन्ग रन में LRAS जो बनेगा, ये जो मेरा LRAS बना है, इसका मतलब है कि फुल एम्प्लॉयमेंट के साथ ये चीज़ें हो रही हैं, बिल्कुल फुल एम्प्लॉयमेंट चल रही है। अब अगर इसमें शिफ्ट आएगा ना, तो या तो ये आउटवर्ड मूव करेगा इंक्रीजिंग, या ये अंदर को आएगा, दैट वुड बी डिक्रीजिंग, तो यहाँ बाहर को जा रहा है, लेफ्ट टू राइट मूव हो रहा है, तो ये पॉजिटिव है, और अगर राइट टू लेफ्ट मूव हो रहा है तो ये नेगेटिव है। होपफुली आपको ये बातें साथ साथ क्लियर हो रही हैं, ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी, सारी बातें साथ साथ आपको क्लियर होना। क्या फैक्टर्स हैं जो कि इसके शिफ्ट को चेंज करेंगे? इसके लिए हम कलर चेंज कर लेते हैं, हम इसको पर्पल से करते हैं जी। फैक्टर्स फॉर शिफ्टिंग ऑफ LRAS कर्व, क्या फैक्टर्स हो सकते हैं जी, क्या फैक्टर्स हो सकते हैं? आइए देखते हैं। नंबर 1, फैक्टर नंबर 1, इम्प्रूव्ड लेबर स्किल्स। भाई लेबर अब मेरी बहुत अच्छे से काम कर रही है, सप्लाई बढ़ा लूंगा आउटवर्ड। दूसरा, इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी, तो ये भी आउटवर्ड। तीसरा, न्यू एक्सप्लोरेशन ऑफ रिसोर्सेस, तो जनाब ये भी आउटवर्ड शिफ्ट ही करवा के देगा। तो ये कुछ रीजंस हैं जो कि यहाँ पे हम लोग देख रहे होते हैं। अगेन आई वुड लाइक कि आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लें। तो ये है मेरी, अब इसको इकोनॉमिक ग्रोथ भी कह सकते हैं बाय द वे, दिस इज इकोनॉमिक ग्रोथ, दिस इज इकोनॉमिक ग्रोथ।
तो नियो क्लासिकल में सप्लाई शॉर्ट रन में अलग होती है, लॉन्ग रन में अलग होती है, मगर डिमांड शॉर्ट रन में भी सेम है और लॉन्ग रन में भी सेम है। इस पे कोई दूसरा इम्पैक्ट नहीं आता। जी जनाब, अब लेट्स डिटरमिन प्राइस एंड आउटपुट इन शॉर्ट रन एंड इन लॉन्ग रन। तो जिस तरह भी हमने पीछे ड्रॉ किया है उसी को यूज़ करते हुए हमने एक बेस खड़ी कर ली है। अब इस बेस से आगे चलते हैं। हमें पता है कि इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम है और इसी तरह इस पॉइंट पे वी हैव इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड। पहला कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ करते हैं और हम कहते हैं कि भाई साहब क्या होने जा रहा है, होने ये जा रहा है कि जो आपका एग्रीगेट डिमांड है, जो आपका एग्रीगेट डिमांड है, हम कहते हैं कि ये डाउनवर्ड स्लोपिंग हो गया। बट सेम एडी अंदर की तरफ आ रहा है मगर एएस बराबर है। तो अब क्या होगा, जब एडी डिमांड अंदर की तरफ आएगा तो वो कुछ यूं बनेगा, इट वुड बी समथिंग लाइक दिस। ये नया पॉइंट ऑफ इंटरएक्शन आ जाएगा जिसको आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी बोल सकते हैं, जो मैंने वाइट से बनाया। इसका मतलब है कि डिमांड गिर गई है, डिमांड कम हो गई है, डिमांड गिर गई है। जिस तरह कोविड-19 के अंदर आपको पता है कि लोगों की डिमांड, जो ओवरऑल डिमांड थी, जो ओवरऑल आउटपुट थी, वो कम हो गई थी। तो ये जो गैप आ रहा है ना कि इस क्वांटिटी से जो इक्विलिब्रियम पहले अचीव किया था, अब मेरी जो आउटपुट है, जो नेशनल इनकम है, वो Q1 हो गई है, कम हो गई है। QE से Q1 पे जाने के लिए ये लेस हो रही है, कम हो रही है। प्राइसेस भी गिरी हैं, प्राइसेस भी गिरी हैं, मगर आउटपुट मेरी कम हो गई है। तो इस गैप को हम लोग कहते हैं डिफ्लेशनरी गैप। क्या कहते हैं इसको? हम कहेंगे प्यारे बच्चों, दिस इज कॉल्ड डिफ्लेशनरी गैप। दिस इज डिफ्लेशनरी गैप। ये जो गैप है, दिस गैप, ये गैप, ये गैप, ये है डिफ्लेशनरी गैप। यानी कि यहां पे क्या हो रहा है, मेरी इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, ये नेगेटिव गैप है, ये नेगेटिव गैप है। नेगेटिव गैप क्यों है? क्योंकि मेरी इकोनॉमी सही से परफॉर्म नहीं कर रही है, अपने फुल पोटेंशियल पे ये मुझे एक्चुअल आउटपुट नहीं दे रही है। नॉट परफॉर्मिंग एट ऑप्टिमम लेवल। ऑप्टिमम लेवल पे इसकी परफॉर्मेंस देखने को नहीं आ रही। और अगर यही चीज़ मैं यहाँ पे भी आपके सामने बनाऊं, मैं कहूँ कि एग्रीगेट डिमांड डाउनवर्ड हो गई है, डाउनवर्ड स्लोपिंग हो गई है, एग्रीगेट डिमांड डाउनवर्ड स्लोपिंग की तरफ चली गई है। तो यहाँ पे भी जो मेरा LRS है और फिर
अब देखें यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अब अगर मेरी डिमांड कम हो रही है, यहाँ पे अब अगर मेरी डिमांड कम हो रही है तो मेरे आउटपुट को कोई फ़र्क नहीं पड़ा या मेरे नेशनल इनकम को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ये अपनी मस्ती में है। ये था इक्विलिब्रियम पॉइंट। ये प्राइस गिरी है, प्राइस गिर के P1 हो गई है, मगर द पॉइंट रिमेन्स द सेम। तो यहाँ पे नो गैप इज डेवलप्ड, यहाँ पे नो गैप इज डेवलप्ड। किसी भी तरह का कोई गैप हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा, कोई गैप नहीं आया। इसी तरह अगर मैं आपसे कहूँ कि ये शॉर्ट रन है, ये लॉन्ग रन चल रहा है। सेकंड केस क्या है, हम बात करते हैं पॉजिटिव गैप की। हम बात करते हैं किसकी, पॉजिटिव गैप की। नेगेटिव गैप कब आया था, जब डिमांड एग्रीगेट कम हो गई थी। तो पॉजिटिव गैप कब आएगा, जब डिमांड बढ़ जाएगी। पॉजिटिव गैप का एक और नाम भी है इन्फ्लेशनरी गैप। इन्फ्लेशन की वजह से जो गैप आया है, ये पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम आ गया। अब क्या बढ़ाना है, डिमांड बढ़ानी है तो डिमांड बढ़ा ले। डिमांड बढ़ गई है ये, तो ये जो अब गैप मिल रहा है ना आपको, QE से Q1 का गैप, दिस गैप इज पॉजिटिव। दिस गैप इज पॉजिटिव गैप, जो इक्विलिब्रियम से राइट की तरफ मूव कर रहा है। पीछे क्या हो रहा था, पीछे क्या हो रहा था जनाब, पीछे कुछ ऐसा हो रहा था, इक्विलिब्रियम से लेफ्ट की तरफ जा रहा था, ये लेफ्ट मूवमेंट थी। मगर यहाँ पे क्या हो रहा है, ये मूवमेंट है टुवर्ड्स राइट साइड। तो ये एक इन्फ्लेशनरी गैप हमें देखने को मिल रहा है फ्रॉम द आउटपुट पॉइंट ऑफ व्यू। अब अगर यही चीज़ मैं लॉन्ग रन में देखूं, बना लेते हैं हाथ कंगन को आरसी क्या, सप्लाई डिमांड बढ़ गई, तो अगेन नो चेंज, कोई चेंज नहीं आएगा। बस क्या होगा, प्राइसेस बढ़ गई हैं मगर आउटपुट पहले भी सख्त है और अब भी सख्त है, उस पर कोई इफेक्ट नहीं आया, कोई इफेक्ट नहीं आया। नथिंग हैज चेंज्ड, नथिंग हैज चेंज्ड। तो डिमांड के बढ़ने से हमने ये दोनों बातें भी देखी हैं। क्या सप्लाई के बढ़ने से भी कुछ होगा या नहीं होगा, आइए देख लेते हैं। अब हम कहते हैं कि बोथ चेंजिंग, दोनों को चेंज कराते हैं। या पहले सप्लाई को चेंज करवा लेते हैं, खाली सप्लाई को बढ़ाते हैं। शॉर्ट रन एवरेज सप्लाई जो है वो इंक्रीज है, ये इंक्रीज हो गई है, इंक्रीज हो गई है। डिमांड रिमेन्स द सेम, डिमांड रिमेन्स द सेम। अब अगेन ये गैप, ये भी मेरा पॉजिटिव गैप होगा। और अगर ये कम होती, अगर ये कम हो जाती, डिक्रीज हो जाती, तो ये आउटपुट मेरी अगेन लेफ्ट की तरफ मूव कर जाती। तो लेफ्ट की मूवमेंट नेगेटिव होती है और राइट की मूवमेंट मेरी क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो इंक्रीज को मैंने येलो से किया है,
एंड डिक्रीज को मैंने लाल से कर दिया है। अब यही काम यहाँ भी कर देते हैं विद सेम कलर स्कीम। लॉन्ग रन सप्लाई इंक्रीज हो रही है तो क्या होगा, ये ऐसे है और ये डिमांड आ रही है ऐसे हो गई, तो अब फ़र्क आएगा। तो ये भी पॉजिटिव की तरफ जा रही कहानी। और अगर मैं आपसे कहूँ कि ये इस तरफ मूव कर गई है, इस तरफ आ गई है, तो दिस इज़ नेगेटिव गैप। तो पॉजिटिव गैप इज़ इन्फ्लेशनरी गैप एंड नेगेटिव गैप इज़ डिफ्लेशनरी गैप। तो सर डिक्रीज को मैंने रेड से किया है और इंक्रीज को मैंने येलो से डिनोट किया। अगर दोनों ही बढ़ानी है, दोनों ही कम करनी है, एक को बढ़ाना है एक को कम करना है, तो अब आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन के एमसीक्यू किस लेवल का आता है। तो दिस इज एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फर्स्ट अप्रोच, इट इज कॉल्ड नियो क्लासिकल थ्योरी। अब नेक्स्ट हम लोगों ने बात करनी है केन्जियन के ऊपर, मगर उस पर बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।